गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसा लग रहा है आज संडे को क्लास लगा के? आप सोच रहे होंगे मैम संडे को, अरे भाई क्या करें, आप लोगों का एग्ज़ाम है। जैसे कि आप सभी को पता है कि PS टेट का तो चलो है ही, साथ में C टेट का भी एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है। तो देखो तैयारी तो आप लोगों को करनी है कि नहीं करनी। तो पूरे दिन के अंदर से अगर थोड़ा सा भी समय अगर आप अपनी स्टडी के लिए निकाल लेंगे तो इसमें कोई लॉस वाली बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा है आप लोगों का। तो देखिए आप लोग मेहनत करें, इसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, आप लोग मेहनत करें, इसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। हम आपके लिए संडे को एक स्पेशल सेशन लेकर आए हैं जिसके अंदर आपको PS टेट, C टेट, H टेट मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके आपको क्या क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं ताकि आप लोग जो हैं जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, अपने संकल्प को पूरा करें और अपनी लाइफ के अंदर आप कुछ मतलब ऐसा करें जिससे कि लोग मतलब सामने वाला आपको देख के हैरान हो जाए, यार ये वही बंदा है या वही बंदी है जिसको हम देखा करते थे, जो आज इतना बड़ा अपनी गवर्नमेंट जॉब के अंदर, सरकारी नौकरी के अंदर शामिल हो गया। तो ये जो चीज़ है, देखिए हमारा जो मन होता है वो चंचल होता है, हमारा जो मन होता है वो चंचल होता है। इसको आप किसी भी तरह से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डिपेंड करता है आप लोगों पर। बात समझ में आई? मैं जब आप सभी को, जो भी स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे जैन धर्म किया है, मैंने आप लोगों को उस टाइम पे भी समझाया था कि अगर आपने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया ना तो आपकी सबसे बड़ी जीत है और आप क्या बन जाते हो, विजेता बन जाते हो। बात समझ में आई? तो ये जो हमारा मन है इसको कंट्रोल में रखना आप पे डिपेंड करता है। मैं मानती हूँ संडे जो है वो एक एंजॉय का दिन है, लेकिन अगर इसके अंदर आप थोड़ा सा भी अपनी स्टडी जो आप अपनी, अगर आप लोग अपनी स्टडी के प्रति डेडिकेटेड हैं तो अगर थोड़ा सा भी अपने समय के अंदर से थोड़ा सा भी समय चुरा लेंगे अपनी स्टडी के लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। बात समझ में आई? समझ में आया? तो आज के सेशन के अंदर मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। सबसे बड़ी बात, आपको आज क्वेश्चंस वो करवाए जाने वाले हैं जो आप लोगों के लिए आने वाले एग्ज़ाम के अंदर छपने वाले हैं। तो आज की क्लास में मेरे साथ लाइव जुड़े रहिएगा। इसके अंदर हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, जवाब आपको देने हैं, क्वेश्चन मैंने पूछना है। जल्दी से जल्दी जवाब दे दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। जितनी जल्दी आप लोगों के जवाब होंगे उतनी जल्दी क्लास को हम फिनिश कर पाएंगे, क्लियर, विराम दे पाएंगे, क्लियर, बात समझ में? तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्लियर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली अंडर ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं आज, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस जल्दी से जल्दी आंसर देते जाइए कि ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी। बहुत बिल्कुल सही। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो, नमस्ते जी, आदाब, सत श्री अकाल सभी को मेरी तरफ से। तो जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दो, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दो, क्लियर। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले अंग्रेजों की क्या राजधानी थी, ये आप सभी को पता है, मैं जानती भी हूँ, इसका आंसर सभी को आता है, बिल्कुल सही। अंग्रेजों की कैपिटल क्या थी, कलकत्ता थी। क्या थी, कलकत्ता थी, जिसे हम कलकत्ता या कलकत्ता बोलते हैं। बात समझ में? आप याद कीजिए जब 1905 के अंदर पार्टीशन हुआ था बंगाल का, जब इस पार्टीशन को खत्म करना था 1911 के अंदर, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश राजा था, ब्रिटिश किंग था जॉर्ज पांचवा, जॉर्ज फिफ्थ या जॉर्ज पंचम, जब वो भारत आया था, कोई भी किसी घर पे जाता वो खाली हाथ नहीं जाता। तो ब्रिटिश सम्राट ने भी सोचा कि यार मैं इंडिया जा रहा हूँ, कुछ तो अपने हाथ में लेके जाऊं, कुछ तो तोहफा लेके जाऊं। तो अपने साथ दो चीजें लेकर आया था, एक तो क्या, बंगाल की जो पार्टीशन थी उसको क्या किया गया था, खत्म किया गया था, और दूसरा जो कैपिटल थी दिल्ली, जो कैपिटल थी हमारी कलकत्ता, उसको क्या कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, दिल्ली कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, दिल्ली। कब किया गया था, 1 अप्रैल
3 अप्रैल, कब? 3 अप्रैल 1912 को, 3 अप्रैल 1912 को कलकत्ता से राजधानी क्या कर दिया गया? दिल्ली। अनाउंसमेंट कब किया गया था? 1911 में कलकत्ता। समझ में आया? बात समझ में आई? 1911 में दिल्ली में एक दरबार लगा था, एक मीटिंग हुई थी। इसके अंदर 2 अनाउंसमेंट्स हुई थी। एक तो ये कि बंगाल का जो पार्टीशन उसे खत्म किया जाए, और दूसरी बात जो कलकत्ता है उसे चेंज कर दिया गया दिल्ली का, क्योंकि उसको दिल्ली के चांदनी चौक के परांठे बड़े पसंद आ गए थे। इसलिए उसने कहा कि यार अब तो दिल्ली को ही मुझे कैपिटल बनाना है, ताकि मेरा रोज रोज आना जाना लगा रहे। क्लियर? बात समझ में आई? इस वजह से हमारी जो कैपिटल थी पहले क्या थी? कलकत्ता थी, और उसको चेंज कर दिया, क्या कहते हैं? दिल्ली कर दिया गया। क्लियर? बात समझ में आ रही? तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु डिक्लेयर्ड सती इलीगल? सती को अवैध किसने घोषित किया था? बताइए। सती प्रथा क्या होती है? सती प्रथा, एक सती प्रथा वो प्रथा होती है जिसके अंदर जब भी किसी औरत का पति मर जाता है तो उसके पति की जो चिता होती है उसके ऊपर एक जिंदा इंसान को कोई नशे की दवाई, कोई ऐसी चीज खिला दी जाती है जिससे कि उसको होश ही ना हो कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो उस स्त्री को, उस लेडी को, उस वाइफ को जिसका पति मर गया है, उसकी पत्नी को उसकी चिता के ऊपर जिंदा बिठा दिया जाता था। देखिए कैसी प्रथाएं हैं ये। क्या दोष है कि अगर उस स्त्री का, उसका पति मर गया तो उसमें उसको जलाने का क्या मतलब था? क्या उसकी लाइफ नहीं है? क्या वो अपने हस्बैंड से अपनी लाइफ जीती है? ऐसा नहीं। बात समझ में आई? ये बात राजा राम मोहन राय को बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि राजा राम मोहन राय के भाई का नाम था गोपराज। गोपराज के मरने पर उसकी जो पत्नी थी, मतलब कि राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी, वो क्या हो गई थी? गोपराज की क्या हो गई थी? सती हो गई थी। उसके साथ साथ राजा राम मोहन राय को इस घटना से इतनी चोट पहुंची कि उसने सभी स्त्रियों के लिए, सभी लेडीज के लिए जो सती प्रथा, जो एक तरह का कानून चला आ रहा था हिंदू धर्म के अंदर, उसको क्या करवा दिया? खत्म करवा दिया। उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंक। बिल्कुल सही स्टूडेंट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बात है, लॉर्ड विलियम बेटिंक। लॉर्ड विलियम बेटिंक ने 1829 में इस सती प्रथा को क्या करवा दिया? खत्म करवा दिया। किसके कहने पर? राजा राम मोहन राय के कहने पर। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आई? तो लॉर्ड विलियम बेटिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप सीटेट दे रहे हो, पीएसटेट दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और फेवरेट क्वेश्चन में से माना जाता है कि सबसे पहली बार किसने खत्म किया? लॉर्ड विलियम बेटिंक ने। किसकी मदद? मतलब कि राजा राम मोहन राय ने किसको कहा था लॉर्ड? क्योंकि उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंक था। तो राजा राम मोहन राय के कहने पर लॉर्ड विलियम बेटिंक ने क्या किया था? सती प्रथा को खत्म कर दिया। कब? 1829 में। क्लियर? बात समझ में आ? समझ में आया? क्लियर है यहां तक? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? इसी के साथ आप सभी को बता दूं, वारेन हेस्टिंग्स ये वही है जिसने बंगाल के अंदर ड्यूल सिस्टम को क्या किया था? खत्म किया था। ड्यूल सिस्टम था बंगाल के अंदर। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जो अधिकार थे वो अलग थे, जो फाइनेंशियल जो राइट्स थे वो अलग थे। फाइनेंशियल जो राइट्स थे वो अंग्रेजों के पास थे, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बंगाल के राजाओं के पास में था। तो इसको क्या किया था? इसने खत्म किया था। कॉर्नवालिस, जिसे हम क्या कहते हैं? परमानेंट सेटलमेंट का जन्मदाता कहते हैं, हम इसे सिविल सेवाओं का जन्मदाता कहते हैं। और कर्जन, ये वही कर्जन है जिसके टाइम पे बंगाल का क्या हुआ था? पार्टीशन हुआ था। ये वही कर्जन है जिसने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की क्या की थी? स्थापना की थी। क्लियर? बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, आप सभी को पता है कि बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल की वंड हुई थी 1905 में। ऐसा क्यों? बंगाल का पार्टीशन क्यों किया गया? मुझे आप इस चीज का जवाब दीजिए। हालांकि मुझे पता है इस क्वेश्चन का जवाब भी आप लोगों को आता है। सीटेट का ये सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है, अगर आप लोग सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो। अदरवाइज दूसरे एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है कि बंगाल की वंड या बंगाल का पार्टीशन या बंगाल का विभाजन क्यों किया गया? ऐसी क्या नौबत आई थी कि बंगाल का पार्टीशन करना पड़ा? तो आप सभी को बता दूं मैं स्टूडेंट, बंगाल के अंदर उस टाइम पे हिंदू और मुस्लिम
मुसलमानों की सबसे ज्यादा मेजॉरिटी थी और उन्हें भाईचारा भी बहुत था। तो अंग्रेजों को इस बात का डर था कि कहीं ये हिंदू मुस्लिम आपस में एक ना हो जाएं। इनके अंदर जो नेशनलिज्म की जो भावना है, जो राष्ट्रवाद की जो भावना जो पनप रही है, जो उठ रही है, वो कहीं एक दिन हमारे लिए एक आफत ना खड़ी कर दे। बात समझ में आई? तो अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल का क्या करवा दिया, पार्टीशन करवा दिया और क्या स्टेटमेंट दी कि हम इतने बड़े बंगाल को हम अकेले संभाल नहीं सकते, इस वजह से हम बंगाल का क्या करना चाहते हैं, पार्टीशन करना चाहते हैं। लेकिन मेन रीजन क्या था कि बंगाल के अंदर जो नेशनलिज्म की जो भावना जो पनप रही है, जो ग्रोथ हो रही है, उसको क्या करना था, वीकन करना था, उसको क्या करना था, कमजोर करना था। बात समझ में आई? समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हिंदू और मुसलमानों को बांटना ये भी चलो था, लेकिन मेन कारण क्या था कि उनके अंदर जो नेशनलिज्म की भावना थी उसको क्या करना था, हटाना था। क्लियर? प्रशासनिक सुविधा हेतु, प्रशासनिक सुविधा एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो उन्होंने सिर्फ वो दी थी, इन्होंने बताया था कि हम इसके लिए करना चाहते हैं, अदरवाइज मेन रीजन तो यही था कि नेशनलिज्म की भावना को क्या करना था, कमजोर करना था। क्लियर? बात समझ में आए? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हालांकि सभी को पता था इसका आंसर। कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आज के टाइम में, कोई भी एग्जाम हो। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी वाज फॉर्मली नोन एज, दादा भाई नौरोजी को औपचारिक रूप से किस नाम से जाना, मतलब एक होता है ना कि जैसे आपके नाम है, ठीक है, आपका नाम है, मेन आपका जो ऑथेंटिक नाम है, जो डॉक्यूमेंट नाम है वो आपका है, लेकिन कई बार आपकी कुछ क्वालिटीज के कारण आपको अलग नाम से जाना जाता है। बात समझ में? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा मोटा, तो कह देते हैं यार वो मोटे वाला इंसान है ना, वो मतलब हर किसी की अपनी एक पहचान हो जाती है। व्यक्ति को वो नाम याद रहे ना रहे तो उसकी अगर उसने जो नाम रखा है उसके नाम से उसे याद रखा जाता है। बात समझ में? तो दादा भाई को औपचारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी, गुजरात रत्न, गुरुदेव और भारत के ग्रैंड एल्मोन। बस आपको पता ही है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड ओल्ड मैन। क्योंकि दादा भाई नौरोजी की नाम से पता चल जाए, दादा भाई नौरोजी, दादा मतलब कि बड़े होंगे, नॉर्मल सी बात है। ग्रैंड ओल्ड मैन, क्योंकि हमारे जो दादाजी हैं वो इतने से ओल्ड मैन होते हैं, तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से याद रखना दादाजी। कौन है? हमारे दादाजी। बात समझ में आई? तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? वो है दादाजी हैं। इसके अलावा पंजाब का केसरी किसे कहा जाता है भाई? लाला लाजपत राय को। किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। क्लियर? बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्लियर है? यहाँ पर क्लियर हो गया? किसी प्रकार की दिक्कत समस्या ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो? समझ में आ गया? गुरुदेव किसको कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। क्लियर है? बात समझ में आई? तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। क्लियर है? बात समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे भी देखो सीधा सा क्वेश्चन, द ग्रैंड ओल्ड मैन दादाजी। बस हमारे घर के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? दादाजी। बात खत्म। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who was the first president of the Muslim League? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला प्रधान कौन था? बताइए, मुस्लिम लीग का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? आप सभी को पता है मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, जो एस्टैब्लिश हुआ था, वो कब हुआ था? 1906 में। कहाँ पे हुआ था? ढाका में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ढाका में हुई थी। किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान। किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। क्लियर? लेकिन इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? किसको बनाया गया था? बताइए किसको बनाया गया था? तो वो किसको बनाया गया था? आगा खां को। किसको? आगा खां। क्योंकि आगा खां के कहने पर ही इस मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, क्योंकि ये जो आगा खां है वो ही अक्टूबर 1906 में कहां पे गया था? शिमला गया था। कहां पे गया था? शिमला गया था। इसके साथ मुसलमानों का एक पूरी मंडली गई थी, पूरा ग्रुप गया था, और वहां पे शिमला में वायसराय कौन था? मिंटो था। कौन था? मिंटो था। आगा खां मिंटो से मिला। मिंटो ने कहा कि जैसे हिंदुओं ने अपनी एक पार्टी बनाई है जिसका नाम
नाम है कांग्रेस, उसी तरह से मुसलमानों को भी अपनी क्या बनानी चाहिए, पार्टी बनानी चाहिए, और उसका नाम क्या रखा, मुस्लिम लीग रखा गया। बात समझ में आई? ये बात आकर इसने किससे कही, नवाब सलीमुल्लाह खां से कही। नवाब सलीमुल्लाह खां ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, हमें ऐसा करना चाहिए। तो नवाब सलीमुल्लाह खां ने क्या किया, दिसंबर 1906 के अंदर ढाका के अंदर जो मुस्लिम लीग की एक तरह से कह सकते कैपिटल थी, वहां पर क्या किया, मुस्लिम लीग को स्थापित कर दिया। अब प्रेसिडेंट तो किसको बनाना ही था, क्योंकि आगा खान ने क्या दिया था, सजेशन दिया था, तो जिसने सजेशन दिया था उसी को तो क्या बनाया जाना, प्रेसिडेंट बनाया जाना चाहिए था। तो आगा खान को क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ऑनलाइन समझ में आया? किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या? अरे भाई जल्दी से जल्दी जो है सेशन को लाइक कर दो प्लीज यार। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि आप मेहनत करें। बात समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। दयानंद सरस्वती फाउंडेड, दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी। भाई क्वेश्चन निकलता है, दयानंद सरस्वती की स्थापना, दयानंद सरस्वती की स्थापना नहीं कर सकते, दयानंद सरस्वती के तो माता पिता होंगे। दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी, ने स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? जिसने कहा था वेदों की ओर लौटो, किसकी की थी? बिल्कुल सही, आर्य समाज की। किसकी की थी? आर्य समाज की। कब? 1875 में। कब? 1875 में। कहां पे की थी? मुंबई में। कहां पे की थी? मुंबई में। लेकिन दयानंद सरस्वती ने क्या किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1877 में ये जो सेंट्रल पॉइंट था मुंबई, वो क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, और किसको बना दिया गया, लाहौर को बना दिया गया। किसको बना दिया गया? लाहौर। तो आर्य समाज का मुख्य केंद्र वो क्या था, लाहौर था। कब? 1877 में। बनाया कब? बॉम्बे के अंदर। कहां पे? 1875 में। लेकिन इसे चेंज कर दिया गया 1877 में लाहौर में। क्वेश्चन पूछता है वो कि आर्य समाज का मुख्य केंद्र भारत के अंदर क्या था, तो वो क्या था, पंजाब था। क्योंकि उस टाइम पे लाहौर किसके अंदर में आता था, पंजाब के अंदर आता था। लाहौर के बारे में तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने लाहौर ना देखा तो वो उसका इस दुनिया में आने का कोई फायदा नहीं। मतलब वो कहते हैं लाहौर ना देखा तो क्या देखा। और इसके बारे में मतलब बहुत अच्छी अच्छी लाइंस है कि अगर व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसको अगर लाहौर देखना है, मतलब अगर वो लाहौर देखता है तो वाकई वो क्या करता है, भगवान मतलब मोक्ष को प्राप्त करता है, मतलब स्वर्ग को देखते हैं। बात समझ में आई? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब? 1875 में। कहां पे? मुंबई में। और इसका केंद्र कहां चेंज कर दिया गया? 1877 में लाहौर में। क्वेश्चन पूछता है कि आर्य समाज का मुख्य केंद्र कहां था भारत के अंदर, तो वो कहां था, पंजाब के अंदर। क्लियर? इसी के साथ ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। आप सभी को पता है। कब? 1828 में। समझ में आए? कहां पे की थी? कलकत्ता में। क्लियर? बात समझ में आई? इसके अलावा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाटे ने। महादेव गोविंद रनाटे ने। क्लियर? बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ऑनलाइन? ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The real name of which one of the following leader in 1857 was the रामचंद्र पांडुरंग? हाँ जी, रामचंद्र पांडुरंग किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति का एक इंपॉर्टेंट नेता जिसका रियल नेम रामचंद्र पांडुरंग था, क्या उसको हम किस नाम से जानते हैं? मुझे आप बताइए। कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब एंड मंगल पांडे। बताइए स्टूडेंट। हाँ जी ऑनलाइन बताइए। बिल्कुल सही, रामचंद्र पांडुरंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे। तात्या टोपे जिसका रियल नेम क्या था, असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग जिसने क्रांति की कहां से संभाली थी कमान? कहां से? ग्वालियर से।
कहां से? ग्वालियर से। क्लियर? तांत्या टोपे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामचंद्र पांडुरंग या फिर तांत्या टोपे को और किस नाम से जानते हैं? रामचंद्र पांडुरंग। क्लियर? बात समझ में आया? इसके अलावा हम अगर बात करते हैं कुंवर सिंह, इसे बिहार का सिंह कहा जाता है, बिहार का शेर कहा जाता है। कहां पे? क्योंकि इसने क्रांति कहां से की थी 1857 में? बिहार से की थी। इसे बिहार का शेर कहा जाता है, आरा का शेर कहा जाता है। बिहार के अंदर एक जिला है, गांव है आरा, उसे वहां का शेर कहा जाता है। क्लियर? बात समझिए। नाना साहब का रियल नेम क्या है? धोदू पंत। धोदू पंत। किसको धोदू? पंत को। धोदू पंत। समझ में आया? नाना साहब ने क्रांति कहां से संभाली थी? कानपुर से। कहां से संभाली थी? क्रांति का लीडर कौन था कानपुर में? नाना साहब था। मंगल पांडे आप सभी को पता है, कट्टर ब्राह्मण, जिसने क्रांति का ट्रेलर दिखाया था। फिल्म तो हमने बाद में देखी थी। ये कहां से था? उत्तर प्रदेश के बलिया से था। कहां से था? बलिया से था। क्लियर? बात समझ में? और क्रांति की शुरुआत किसने की थी? मंगल पांडे ने की थी। ट्रेलर दिखाया था कहां पे? कलकत्ता की बैरकपुर छावनी में। बात समझ में आई? समझ में आया? जिसने कहा था कि मैं इन कारतूसों को यूज नहीं करता, एनफील्ड राइफल्स को यूज नहीं करता, इनको ले जाओ मेरे सामने से। अंग्रेजों ने कहा किसी भी हाल में तुम्हें एनफील्ड राइफल चलानी पड़ेगी, वो भी हमारे सामने चलानी पड़ेगी। मंगल पांडे ने कहा चलो यही बात है तो लाओ। उसने ऊपर से तोड़ा उस कारतूस को और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। किसके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर। जब गोली चलानी है तो इस सही जगह पे चलाई जाए। और उसने क्या किया? लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन की क्या कर दी? हत्या कर दी। और एक अंग्रेज अधिकारी और खड़ा था हीरस से, उसको क्या मार दी? गोली मार दी, उसको घायल हो गया। क्लियर? बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following मुगल एम्पायर wrote his autobiography in Persian? इसमें से कौन सा ऐसा मुगल एम्पायर है, मतलब मुगल एम्पायर है, राजा है, जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी जीवनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी? कौन था? बाबर था? पक्का? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए स्मार्ट बोर्ड जी, ऑप्शन नंबर ए को प्लीज लॉक किया जाए। क्या हम सही हैं? पक्का? श्योर हैं? स्मार्ट बोर्ड जी ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दें। पक्का कर दें? ना करें? चलो नहीं करते। देखिए बाबर की जो आत्मकथा है, जिसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, वो क्या नाम है उसकी? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये चंगताई तुर्की भाषा में लिखी गई है। चंगताई तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो क्या ये फारसी भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट हमेशा यही चीज गलत करके आते हैं, तभी मैं ये क्वेश्चन लेके आई जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता था इस क्वेश्चन के जवाब मोस्टली स्टूडेंट के गलत होंगे। बात समझ में? तुजुक ए बाबरी कौन सी भाषा में? चंगताई तुर्की भाषा में है। अकबर ने अपनी कोई आत्मकथा नहीं लिखी, औरंगजेब ने अपनी कोई आत्मकथा नहीं लिखी, खुद ने तो नहीं लिखी, दूसरों ने लिखी वो बात अलग। खुद ने तो, आत्मकथा का ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद लिखना। बात समझ में? तो अकबर ने तो कुछ भी नहीं लिखा, औरंगजेब ने भी खुद अपने लिए, बचा क्या? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था तुजुक ए जहांगीर। तुजुक ए जहांगीर कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मुगल काल की जो भाषा थी वो क्या थी? फारसी भाषा थी। क्लियर? बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जहांगीर। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर? तो इस कंफ्यूजन को दूर मिटाना कि बाबर की क्या है? चंगताई तुर्की है और जहांगीर की क्या है? फारसी है। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई, मिशूरी आ गई,
आ गई मशहूरी। चलो थोड़ी बहुत ऐड भी कर ली जाए। पीएस टेट का बैच शुरू हो रहा है 11 अप्रैल को। जल्दी से जल्दी एनरोल करवाइए, अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। स्टूडेंट देखिए, मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहती हूँ, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। आप मेहनत करोगे, आप अपने लिए करोगे, अपने संकल्प को पूरा करोगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, तो जल्दी से जल्दी मास्टर गाइडर का आप लोगों ने एग्जाम देना है। तो पहली सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ेगी। पहली सीढ़ी है आपकी, पहली पौड़ी क्या है? पीएस टेट। पी से पौड़ी और पी से पीएस टेट। क्लियर बात समझ? तो जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल करवाइए और कूपन कोड AC 512 यूज कीजिए, 500 रुपए का डिस्काउंट लीजिए। क्लियर समझ में आया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? आपके सामने 2 लिस्ट दी गई है। काफी बड़ा क्वेश्चन आ गया ना यार, बहुत बड़ा आ गया क्वेश्चन। पहले पढ़ तो लें, क्या पता इजी आ जाए। आ सकता है ना इजी। तो देखो, सूची फर्स्ट को सूची के साथ मेल करना है और आपको बताना है कि सही कोड क्या है। एक तरफ आपके बादशाह दिए गए हैं, एक तरफ आपकी क्या दी गई? कबर दी गई है। आपकी नहीं, सॉरी, बादशाहों की कबर दी गई है। इसकी बादशाहों की कबर दी गई। अब आपको बताना है कि किस बादशाह की कबर कहाँ पे है। सीधी सी बात है, किस बादशाह का टॉम कहाँ पे है? बताइए। बाबर। बाबर का टॉम कहाँ पे है? बाबर का टॉम तो यार आगरा में नहीं था। बाबर का जो टॉम था वो आगरा में नहीं था। जहां तक मुझे याद है बाबर का टॉम आगरा में था। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? आप लोग याद कीजिए, जब मैंने आपको बाबर करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि बाबर को कहां दफनाया गया था? आगरा में। लेकिन जब अकबर जब शासन कर रहा था तो अब्दुल रहीम खान खाना ने जब तुजुक के बाबरी को पढ़ा तो वो भागा भागा किसके पास गया? अकबर के पास गया कि जनाब आपके जो दादाजी थे, क्योंकि बाबर अकबर का क्या है? दादा। आपको पता है आपके दादाजी की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? तो वह क्या थी भाई, बताओ क्या थी जल्दी, क्योंकि अकबर तो पढ़ा लिखा था नहीं, अकबर ने तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो जल्दी जल्दी बताओ क्या थी मेरे दादाजी की ख्वाहिश। वो कहते हैं कि अब्दुल रहीम खान कहता है कि आपके दादाजी क्या चाहते थे, उनको ना उनका प्रिय जो शहर था, वो फेवरेट जो शहर था वो क्या था? काबुल था। जैसे सबका अपना अपना फेवरेट था, किसी का शिमला है, किसी का मनाली है, किसी का क्या है। तो आपको पता है, कहते दादाजी का आपका फेवरेट शहर क्या था? काबुल था। वो चाहते थे कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। क्या किया जाए? काबुल में मेरी क्या बनाया जाए? टॉम कबर बनाई जाए। तो अकबर ने क्या किया? आगरा से निकलवा कर उस बॉडी को, उस बॉडी के पार्ट्स को कहाँ पे दफना दिया? काबुल में दफना दिया। कहां पे? काबुल में। तो बाबर की कबर कहां पे है? बाबर का टॉम कहां पे है? काबुल में है। कहां पे है? काबुल में। तो बाबर कहां पे आ गया? काबुल में आ गया। क्लियर बात समझ में आई? अकबर की अगर हम बात करते हैं तो अकबर ने अपना जो मकबरा था वो नहीं बनाया था, उसके बेटे जहांगीर ने बनाया था। और कहां पे बनाया था? सिकंदरा में। कहां पे बनाया था? सिकंदरा में। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल प्लेन इमारत है, कोई ज्यादा इस पे कोई दिखावा नहीं किया गया है। ठीक है। अगर हम जहांगीर की बात करते हैं तो जहां पे प्रेमिका है वहां पे क्या है? प्रेमी है। सीधी सी बात है। तो अनारकली की कबर कहाँ पे है? लाहौर में है। तो प्रेमी भी कहाँ पे होगा? लाहौर में होगा। तो जहांगीर की कबर कहाँ पे है? लाहौर में। नॉर्मल सी बात है। अनारकली जहांगीर की प्रेमिका थी, अनारकली को कहाँ पे दफनाया गया? लाहौर में। तो प्रेमी को भी तो वहीं दफनाया जाएगा। तो कहाँ पे? लाहौर में। क्लियर? अगर शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां की इच्छा थी कि मेरी जो प्रिय पत्नी है जिसका नाम है मुमताज महल, उसकी कब्र के पास वाली कब्र जो हो मेरी हो। तो शाहजहां की कब्र कहाँ पे है? आगरा में। कहाँ पे है? आगरा में। सीधा सा क्वेश्चन था, सीधा सा आंसर है। ए का क्या रहेगा? थर्ड रहेगा। ए का थर्ड देखिए यहाँ पे है, सी का 4 यहाँ पे है, सी का फर्स्ट यहाँ पे है और डी का सेकंड यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर बात समझ में आई? सी क्या रहेगा इसका राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which Hindu state has been mentioned by बाबर in the बाबरनामा? बाबर की जो आत्मकथा है जिसे हम तुजुक के बाबरी बाबरनामा बोलते हैं, उसमें किस हिंदू राजा का राज्य का, हिंदू स्टेट का उल्लेख किया गया है? उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़ एंड कश्मीर। देखिए जब बाबर भारत में आया था उस टाइम पर सिर्फ 2 ही हिंदू राज्य थे। 2 ही हिंदू राज्य थे। एक का नाम था मेवाड़ और एक का नाम था विजयनगर। विजयनगर। मेवाड़ के अंदर कौन था? राणा सांगा था, जिसके साथ बाबर का खानवा का युद्ध हुआ था।
राणा सांगा था। और दूसरा विजयनगर में कौन था? कृष्णदेवराय था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय था। वैसे भी बाबर ने कहा है कि भारत में सिर्फ एक ही राजा है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा पवित्र है, वो कौन है? कृष्णदेवराय है, क्योंकि कृष्णदेवराय के कैरेक्टर से बाबर बहुत ज्यादा इंप्रेस था। क्लियर? बात समझ में आई? यहाँ पे विजयनगर आपके कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, ऑप्शन में आपके सिर्फ मेवाड़ दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी मेवाड़ इज राइट आंसर। क्योंकि गुजरात के अंदर क्या था? मुस्लिम था, कश्मीर में भी मुस्लिम था, हालांकि कश्मीर तो उसने उल्लेख ही नहीं किया, ओडिशा का भी उसने उल्लेख नहीं किया, गुजरात का उसने बताया है। तो गुजरात में कौन था? बहादुर शाह था, जो एक मुस्लिम शासन था। बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मेवाड़। क्लियर है? बात समझ में आई? मेवाड़ में कौन था? राणा सांगा था। अगर ऑप्शन में यहाँ पे विजयनगर आता मेवाड़ की जगह, तो विजयनगर भी इसका आंसर होता। क्लियर? बात समझ में आई? इसी के साथ जो स्टूडेंट लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ये है आपका यूजीसी नेट का बैच जो हिस्ट्री के अंदर है, इसके अंदर रिकॉर्डेड बैच है। जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कीजिए और प्रोफेसर बनिए, लेक्चरर बनिए और एक अलग ही फीलिंग लीजिए। क्लियर? बात समझ में आई? तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय, संडे का समय आपने निकाला, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संडे आप लोगों का मुझे पता है कितना कीमती होता है, मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो आप लोगों ने इस समय को निकाला, इस वक्त को निकाला, तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज का ध्यान रखना, वक्त अगर आपने अपनी स्टडी के लिए निकाला है तो ये कभी ना कभी इसको आपको फायदा जरूर देखा। जरूर ये हो सकता है कि आप लोगों को आज इसका फायदा नजर नहीं आ रहा, आप लोगों को लग रहा होगा यार कहाँ हम वो हो गए, लेकिन याद रखना जिंदगी में कोई भी किया हुआ काम, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, कभी भी आप लोगों के लिए मतलब बेकार नहीं जाता। बुरा करते हो तो भी कुछ ना कुछ आपको पता ही है, अच्छा करोगे तो आगे जाकर आपको अच्छा ही मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा। बात समझ में आए? तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, हिस्ट्री विद री। तो मैं इसी के साथ आज की क्लास को मैं यही विराम देती हूँ और यही कहूंगी, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, लेकिन पढ़ाई भी करो, साथ के साथ स्टडी भी करो। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ घर। थैंक यू सो मच।